वेलकम बैक। और आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ लेजर्स एंड ग्रुप्स इन टैली। टैली के अंदर ग्रुप्स और लेजर्स को कैसे रोल है इनका, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, वो आज हम इस पूरे सेशन के अंदर समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा समझाते हैं कि क्या ग्रुप्स हैं और क्या लेजर्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर 28 ग्रुप्स दिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर 28 ग्रुप्स दिए गए हैं, 2 लेजर्स दिए गए हैं आपको एंड 24 वाउचर्स दिए गए हैं। तो ये आप नोटेट भी कर सकते हैं कि टैली में 24 वाउचर्स, 28 ग्रुप्स और 2 लेजर्स, ये 3 चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट मिलती है। 28 ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। लेजर्स जो 2 लेजर्स हैं वो अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसके अंदर टैली में दिखा भी देते हैं कि कैसे ये होते हैं। तो फर्स्टली हम एक क्रिएट कर लेते हैं कंपनी CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये हमने कंपनी का नाम ले लिया और इसका एड्रेस हमने यहाँ पे लिख लिया, सेम जो हमने लास्ट क्लास में समझा था वो आप यहाँ पे एंटर करके फिल कर सकते हैं। राजस्थान के लिए आप R को प्रेस करेंगे, पिन कोड नंबर 302015 और टेलीफोन नंबर 9783277847, मोबाइल नंबर 9783277847 और ईमेल आईडी के अंदर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, दिस वन। एंड वेबसाइट के अंदर वेबसाइट का एड्रेस आप एंटर कर सकते हैं। ये ऐसा फिल करने के बाद आपको ईयर चूज करना है और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो हमने सेम कर लिया है और एंटर प्रेस करते हमारे कंपनी क्रिएट हो जाएगा। और कंपनी क्रिएट होते हमको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी मिल जाएगी। हम उसके अंदर GST को भी नो कर देते हैं क्योंकि हमको GST का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया यहाँ पे CFA ट्रेनिंग। तो दिस इज़ ए CFA ट्रेनिंग, कंपनी बन गई है एक नई, और उसके अंदर यहाँ पे मास्टर्स। तो मैं आपको बताने वाला था कि ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर का क्या रोल है टैली के अंदर। तो हम यहाँ पे अकाउंट्स में गए और देखेंगे, आप सबसे पहले आपको ग्रुप्स दिखा रहे हैं। देखने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना पड़ता है, देखने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना पड़ता है। वो क्रिएट और अल्टर का हम आएगा हमारे पास टॉपिक, तब हम इसको समझेंगे कि कैसे क्रिएट भी करते हैं। आज केवल हमको समझना है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कौन कौन से लेजर्स हैं। तो दिस इज चार्ट ऑफ अकाउंट और यहाँ पे ग्रुप्स आप देखेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स दे रखे हैं, ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट्स, है ना, इसे बहुत सारे ग्रुप्स दे रखे हैं। टोटल मिला के 28 ग्रुप्स हैं। ये एक तरीके के हेड्स हैं जिनके अंतर्गत हमको कोई लेजर बनाना पड़ता है। लेजर कोई भी एक खाता, जैसे एक सपोज करते हैं हम लोग कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, डायसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारी कंपनी के अगर हमारे पास किसी स्टूडेंट ने फ़ीस जमा कराई तो हमारी कंपनी एक उस स्टूडेंट के नाम का एक लेजर बनाएगी जिसको हम लेजर बोलेंगे, खाता बनाएगी जिसको हम एक क्या बोलेंगे, लेजर्स। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेजर जो दे रखा है वो है 2 लेजर कैश एंड प्रॉफिट का। अब हमें और नए लेजर्स बनाने हैं तो हमको लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो किसी स्टूडेंट राम ने हमको एक टैली का फ़ीस जमा कराया। अब मेरे को नेचर समझना पड़ेगा कि ये मेरे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, डिपॉजिट है, फिक्स असेट्स है, क्या है। तो किसी न किसी हेड्स में हमको डालना पड़ेगा, वही हेड्स हमको ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई ग्रुप्स हैं, कईयों के अलग अलग नेचर्स हैं। तो हम एक एक करके आज सारे ग्रुप्स पढ़ेंगे कि किस ग्रुप्स के अंतर्गत कौन से प्रकार के लेजर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप्स यहाँ पे दिखते हैं। 28 ग्रुप्स होते हैं, 2 लेजर्स होते हैं और 2 लेजर्स में भी 2 लेजर्स कौन से होते हैं, एक तो होता है कैश का, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। 2 लेजर बने हुए होते हैं। ओके, डन। तो हम सबसे पहले एक ग्रुप पकड़ते हैं, एक्सपेंस ग्रुप। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप जो कि ज़्यादातर अपने टैली के अंदर इसको यूज करते हैं। हर बिजनेस इसके अंदर यूज करता है। एक्सपेंस तो हर बिजनेस के अंदर होता है। तो वो एक्सपेंस जो है कैसे डिवाइड है वो समझते हैं।
तो टैली में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, टैली में या अकाउंटिंग में बोल सकते हैं, सभी जगह दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो कंपनी पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ऐसे खर्चे जो कंपनी पे सीधा प्रभाव डालते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अगर मैं उन खर्चों को बंद कर दूं तो कंपनी का व्यापार भी बंद हो जाए या फिर प्रभावित हो जाए या फिर इफेक्टेड हो जाए, वो सब क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो कंपनी पे सीधा इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमारा इंस्टीट्यूट है, ये कंपनी वाइज वेरी करेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ डायसेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, जिसके अंदर हम लोग खर्चे भी करते हैं। तो खर्चों में एक सबसे पहला खर्चा है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? मेरी कंपनी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यस, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर रेंट नहीं दोगे तो आपको बिल्डिंग खाली करनी पड़ जाएगी, और बिल्डिंग खाली करनी पड़ गई तो आपका बिजनेस इफेक्टेड हो जाएगा, आप उसको रन नहीं कर पाएंगे। तो रेंट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। अगेन मैं बात करूँ लाइट एक्सपेंस की। लाइट एक्सपेंस अगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग देता हूँ। अगर हमारे लाइट नहीं आएगी तो हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं चलेगा। अगर हमने लाइट का बिल नहीं चुकाया तो लाइट कट जाएगा और हमने वहाँ पे वो इफेक्टेड हो जाना है। तो इस केस में लाइट एक्सपेंस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ सैलरी एक्सपेंस, अगर मैं हमारे ट्रेनर को, जो हमारे यहाँ ट्रेनर हैं, वो अगर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उनको सैलरी नहीं दें तो वो भी इफेक्टेड होगा। कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस, कंप्यूटर को ठीक कर, मान लो कुछ कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसको ठीक करने के लिए जो एक्सपेंस लगेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो ये सब लेजर्स जो होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस अंतर्गत लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। ऐसे खर्चे जो कंपनी पे सीधा प्रभाव नहीं डालते हैं, डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं करते। जैसे टी एक्सपेंस, अगर आज हमने चाय नहीं पी, टी एक्सपेंस नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कंपनी तो चलती रहेगी। कोरियर एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, जेरोक्स एक्सपेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हमारी कंपनी बंद हो जाए। अगर मैं ऐसे खर्चे बंद कर दूं या नहीं करूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज़ ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे खर्चे जो कंपनी पे सीधा प्रभाव डालते हैं, ऐसे खर्चे जो कंपनी पे सीधा प्रभाव नहीं डालते वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ये कंपनी वाइज वेरी करेगा। इट्स नोटेड कि हर कंपनी के लिए हो सकता है कि किसी के लिए लाइट एक्सपेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे अगर मैं किराने की दुकान की बात करूं तो अगर लाइट भी चल जाएगी तो माल बेचता रहेगा। नो वहाँ पे इतना लायबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट हो। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखिए। टेलीफोन एक्सपेंस हो सकता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टेलीफोन एक्सपेंस। पेट्रोल एक्सपेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मतलब मेरे ट्रेनिंग सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पेट्रोल एक्सपेंस। लेकिन ऐसी कंपनियां जो पेट्रोल मार्केटिंग का काम करते हैं उसके बंदे, और वो मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो उस कंपनी के लिए वो पेट्रोल एक्सपेंस इंपॉर्टेंट हो गया और वो डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होगा। तो आपको सोचना है कि उस कंपनी के लिए, पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो खर्चा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। दिस इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ अब सेम इनकम की बात करते हैं। इनकम भी दो तरह की, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जैसे एक्सपेंस की बात थी वैसे इनकम की बात थी। ऐसी आय, ऐसा इनकम जो कंपनी का मेन इनकम होता है, मेन सोर्स ऑफ द इनकम होता है, वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। मेरे यहाँ पे टैली का फीस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके टैली का फीस इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो ये मेरी मेन इनकम है जिससे हम टैली का ट्रेनिंग देते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग फ़ीस, तो वेबसाइट डिज़ाइन का कोई कोर्स आता है, कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो यहाँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग फ़ीस, तो उसका भी एक हमारा डायरेक्ट इनकम होगा। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम में कौन से आएंगे? जो कंपनी का मेन इनकम नहीं होता, मेन बिजनेस नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट इनकम। सपोज मेरे को कमीशन मिला 5,000 रुपये, किसी भी चीज़ को मैंने बोला, कहीं पे मैंने किसी का डील कराया और मेरे को कमीशन मिल गया, तो कमीशन इज़ नॉट ए माई बिजनेस। कमीशन लेना और देना मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग देना इज मेरा डायरेक्ट इनकम। बाकी सभी से अगर मेरे को इनकम होती है तो वो कमीशन हो गया। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट किसी से मेरे को मिला, मान लो 5,000 रुपये मैंने किसी को ब्याज पे दिए तो मेरे को 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, इट इज़ इनडायरेक्ट इनकम। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख लीजिए इनडायरेक्ट इनकम, तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फिक्स असेट्स।
फिक्स असेट्स मतलब संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय तक सहयोग करती है, जो लंबे समय तक काम आती है। जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर मेरे लॉन्ग टाइम काम आएगा, 5 साल 10 साल एक कंप्यूटर लेकर आए तो हम उसको हमेशा यूज करते हैं, तो वो मेरा फिक्स असेट्स कहलाएंगे। फिक्स असेट्स में और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे फर्नीचर हो गया, चेयर हो गई, एलईडी टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, राइट, कंप्यूटर हो गए, और फैन हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, या फिर हमने कोई बाइक ले रखी है ऑफिस यूज़ के लिए, हमने कार ले रखी है ऑफिस यूज़ के लिए, या कोई डिलीवरी व्हीकल ले रखा है, वो सब हमारे फर्नीचर हो, वो हमारे फिक्स असेट्स हो गए। या फिर हमने मशीनरी, प्लांट्स, ये सब चीज़ें ले रखी है, तो वो सब क्या हो गए, फिक्स असेट्स। तो आप यहाँ पे नोटेट करेंगे और इस तरह से आप वो अपना वर्क करेंगे। अगर इस तरह का कोई लेजर होगा तो उसको किस में डालेंगे, फिक्स असेट्स में। नाउ वी स्टार्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, मालिक जब कंपनी में पूंजी लगाकर व्यापार स्टार्ट करता है तो उसको कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। पूंजी खाता आप लोगों ने सुना होगा, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। मालिक जो होता है वो कंपनी चलाता है और कंपनी को जब स्टार्ट करता है तो उसमें कैपिटल लगाता है, जिससे कि वो बिजनेस रन करता है। ठीक है, तो हम जब राम का मान लेते हैं, राम जो है वो मालिक है, तो राम का एक लेजर बनाया जाएगा, राम कैपिटल अकाउंट, उसको किसके अंतर्गत लाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। इसी तरह से हमारी कंपनी जब बैंक में खाता खुलाती है, हमारी कंपनी जब बैंक में खाता खुलाएगी, क्योंकि कैश में पैसा आया है तो बैंक में जमा कराना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि HDFC बैंक में अपना अकाउंट खुलाया, तो जब हम HDFC बैंक में अकाउंट खुलाएंगे तो उसका लेजर किसके अंतर्गत आएगा, बैंक अकाउंट में। एक चीज़ और नोटेट करिए यहाँ पर, और वो है कि अकाउंट जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस ये है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर कि करंट अकाउंट बिजनेस का खोला जाता है, चाहे तो इंडिविजुअल बंदा भी खोल सकता है उसको, लेकिन करंट अकाउंट में जो पैसा रहता है उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलता है। एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर द ट्रांजैक्शन, कि कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती कि आप इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसमें एक लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, या फिर डेली का लिमिट भी हो सकता है, और सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि आपको बैंक देती है। दिस इज ए सेविंग अकाउंट एंड डिफरेंस अकाउंट। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बिजनेस अकाउंट जो होते हैं, जो बिजनेस के बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, वो करंट अकाउंट के अंदर शामिल होते हैं। ओके, तो अगर मेरी कंपनी की जितने भी बैंक अकाउंट खुलाएगी उन सबको मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ग्रुप के अंदर डालूंगा। लोन एंड लायबिलिटीज़। लोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोन लायबिलिटीज़ एंड लोन एंड एडवांस। ये दो प्रकार के लेजर्स ग्रुप्स होते हैं, एक तो लोन देना और एक लोन लेना। तो जब हम कंपनी, दोनों केस हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, मान लेते हैं कि डायसिस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, तो दोनों केस हो सकते हैं। आज अगर हमको बैंक पैसे का ज़रूरत पड़ता है तो हम बैंक से लोन लेंगे, और जब हम बैंक से लोन लेंगे तो हमको चुकाना भी पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा मतलब लायबिलिटीज़। जब कंपनी किसी बैंक से या व्यक्ति से लोन लेती है तो वो लोन लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो हमको चुकाना भी पड़ता है। अगर हमने बिजनेस लोन लिया है HDFC बैंक का, तो हम HDFC बिजनेस लोन अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर लायबिलिटीज़, यहाँ पर ग्रुप क्या चूज करेंगे, लोन एंड लायबिलिटीज़। अगर मैं बात करूँ लोन एंड एडवांस, तो जब मेरी कंपनी किसी व्यक्ति या कर्मचारी को लोन देती है, मेरे मान लो कोई एम्प्लॉई है और मैंने उस एम्प्लॉय को लोन दिया, एम्प्लॉय ने बोला मेरे को ज़रूरत है 25,000 रुपये की, आप मेरे को एडवांस पेमेंट कर दीजिए, फिर सैलरी में से काटते रहना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी क्या सोचेगी कि उसको 25,000 रुपये दिए, वापस आएंगे कभी ना कभी। दैट इज़ द असेट्स, क्योंकि वो मेरा पैसा है जो मैंने अपने कर्मचारी को दिया है। अब चाहे उसकी सैलरी में से काटूँ, चाहे वो मेरे को रिफंड करे, लेकिन वो मेरी 25,000 रुपये मेरी संपत्ति है, मेरा पैसा है, असेट्स है, करंट असेट्स है। दिस इज़ ए लोन एंड एडवांस। जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो एडवांस में आएगा, और जब हम किसी से लोन लेते हैं तो वो लायबिलिटीज़ में आएगा। ओके, डन। नेक्स्ट दो ग्रुप्स और हैं, वो हैं सन्डे क्रेडिटर एंड सन्डे डेप्टर्स। सन्डे क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जब कंपनी किसी व्यक्ति या दुकान से सामान उधार में खरीदती है, सामान
उधार में खरीदती है या कोई फिक्स एसेट्स उधार में खरीदती है या फिर कोई खर्चा उधार में करती है तो वो व्यक्ति या दुकान सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। महालक्ष्मी शॉप से हमने कोई कंप्यूटर उधार में खरीद लिया, हमने कोई फिक्स एसेट्स उधार में खरीद लिया, तो वो किस के अंतर्गत आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। सन्ड्री डेटर्स ऐसे जब कंपनी किसी व्यक्ति दुकान को सामान उधार में बेचती है या फिर खर्चा या फिक्स एसेट दे दिया, उधार में दे दिया, कोई चीज़ सामान में उधार में दे दी, तो वो सब क्या कहलाएगा? सन्ड्री डेटर, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको वापस देगा। ठीक है, तो दो तरह के सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब लेनदार, सन्ड्री डेटर मतलब देनदार, जो देगा जो लेगा। आपको क्या देखना है, सोचने का थोड़ा फर्का लगेगा आपको यहाँ पे वो मैं एक थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई कंपनी है, तो मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, एक थोड़ा सा समय लगेगा। ये मैंने कंपनी बना ली, ठीक है, ये कंपनी है और इस कंपनी, ये मैंने कंपनी बना ली है यहाँ पर, और मैंने एक यूजर मतलब कस्टमर बना लिया है, ये रहा। ठीक है, अब मेरी कंपनी अगर इस व्यक्ति से, इस दुकान से या व्यक्ति से सामान उधार में खरीदती है तो ये सन्ड्री डेटर कहलाएगा। मैं हमेशा कंपनी के वाइज सोचूंगा कि मेरी कंपनी उधार में खरीद रही है कि बेच रही है, तो मैं खरीद रहा हूँ उधार में, तो ये आदमी मेरा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाया। आप इस आदमी की तरफ से कभी मत सोचना, उल्टा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो हमें सोचना हमेशा कंपनी की तरफ से कि कंपनी किसी व्यक्ति से उधार में खरीद रही है, फिक्स एसेट्स उधार में कर रही है या खर्चा उधार में कर रही है, तो वो आपको यहाँ पर ऐसा दिखाएगा, वो आदमी, वो दुकान सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स की। जब कंपनी किसी व्यक्ति दुकान को सामान उधार में बेचती है तो वही सेम केस कि अगर हमने उससे खरीदा, हमने उसको खरीदा, तो फिर वो क्या कहलाएगा? सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरह से आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स के बीच में डिफरेंस। ओके, अब हम देखते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, ये दो हैं हमारे पास, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? जब कंपनी बैंक में डिपॉजिट कराती है या कोई एफडी कराती है जिसका हमको फिक्स अमाउंट बाद में हमको पैसा बढ़कर मिलेगा, जैसे एफडी हम 50,000 रुपये की कराते हैं तो हमको कुछ समय बाद में पैसा 55,000 रुपये मिलता है, 6 महीने बाद 55,000 रुपये बैंक आपको लिख के देता है, तो वो डिपॉजिट। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कंपनी बैंक में, कंपनी किसी, यहाँ पे हम करते हैं किसी शेयर में पैसा लगाती है, पैसा लगाती है, तो आप सभी जानते हैं शेयर्स में पैसा लगाना आपको ये श्योरिटी नहीं देता कि आपका पैसा बढ़कर आएगा, वो आपको पैसा जा भी सकता है, ठीक है, डूब भी सकता है पूरा, तो वहाँ पे ये अकाउंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में जाएगा। SBI शेयर अकाउंट, अगर हमने SBI का शेयर खरीदा है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, लेकिन हमने SBI बैंक में FD करवाई है हमारे पैसे की तो वो डिपॉजिट में जाएगा। ओके, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सारा। फर्स्टली एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो सीधा प्रभाव डालते हैं वो डायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चे जो कंपनी पे सीधा प्रभाव नहीं डालते हैं, जैसे टी एक्सपेंस वगैरह। इनकम, डायरेक्ट इनकम जो मेन इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, वो टैली, ट्रेनिंग फीस, या कोई ब्यूटी पार्लर का कोई काम करता है तो उसको ब्यूटी पार्लर से जो फैसिलिटीज़ देने से जो चीज़ आती है, या कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है तो वो उसको कंप्यूटर रिपेयरिंग करने से इनकम हो रही है तो वो डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जो मेन इनकम नहीं होती है, जैसे कमीशन इनडायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट होगा। फिक्स असेट्स, ऐसी संपत्ति जो लंबे समय तक बिजनेस में सहयोग करती है, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह। कैपिटल अकाउंट, मालिक जब कंपनी में पूंजी लगाता है और व्यापार स्टार्ट करता है तो राम कैपिटल, वो कैपिटल में जाएगा, एग्जाम्पल राम कैपिटल। बैंक अकाउंट, अगर मेरी कंपनी बैंक में पैसा जमा कराती है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस तरह से, तो वो सब इसके अंदर आएगा। दिस इज ए करंट अकाउंट एंड दिस इज ए सेविंग अकाउंट।
दो प्रकार के होते हैं, एक तो करंट अकाउंट जो बिजनेस का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट जो अपना पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें आपको सेविंग के ऊपर पैसा इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरा, आप अनलिमिटेड इसके अंदर आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। लोन, जब मेरी कंपनी किसी बैंक से या व्यक्ति से लोन लेती है तो लायबिलिटीज होगी, मेरे को चुकाना पड़ेगा, तो हम उसको लोन लायबिलिटीज़ के अंदर डालेंगे। सेकंड, लोन एंड एडवांस, जब कंपनी किसी व्यक्ति या कर्मचारी को लोन देती है तो वो लोन एंड एडवांस में काउंट होगा, क्योंकि हमको वापस मिलेगा। सन्डे क्रेडिटर्स, जब कंपनी किसी व्यक्ति या दुकान से सामान उधार में खरीदती है या कोई खर्चा उधार में करती है तो वो सन्डे क्रेडिटर कहलाएंगे। वो दुकानदार क्या कहलाएगा? सन्डे क्रेडिटर। और जब मैं किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचता हूँ या कोई सर्विस ऐसा उधार में करता हूँ तो वो सन्डे डेटर्स। डिपॉजिट, जब कंपनी बैंक में पैसा जमा कराती है तो कुछ समय बाद उसको बैंक गारंटेड पैसा रिटर्न करती है तो वो डिपॉजिट में जाएगा, जैसे कि FD SBI बैंक अकाउंट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, जब हमारी कंपनी किसी शेयर में पैसा लगाती है या ऐसी जगह पे पैसा लगाती है जहाँ पर कि पैसा बढ़ के भी आ सकता है, घट के भी आ सकता है, डबल भी हो सकता है, आधा भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है। दिस इज ए इन्वेस्टमेंट। ओके, तो दीज आर द सम ग्रुप्स इन टैली प्राइम, जहाँ पर आपको ये सब बेसिक आने चाहिए थे और वो हमने आज पूरा अच्छे से समझा कि किस तरह से। इसका आप अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनको क्रिएट कैसे करते हैं वो पूरा समझेंगे। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।